जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आपका जो हमने मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती का वियोग वर्णन पढ़ लिया था और जीवन परिचय भी पढ़ लिया था हमने, तो उन्हीं से संबंधित आइए अब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली निश्चित रूप से बच्चों बन सकता है। तो देखिए बच्चों, पहला अब ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है, इसके आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने से क्या होगा बच्चों, जो और अन्य ऑप्शन दिए रहते हैं या और कुछ भी इससे संबंधित डिस्कशन होते हैं, तो वो भी हमारे दिमाग में दोहराए जाते हैं, दिमाग में फिर चीजें बैठती हैं। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन आंसर के श्रृंखला को आप अवश्य देखें। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम शुरू करते हैं पढ़ना। ध्यान से आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे फोकस कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान बताइए बच्चों। ये क्या पूछ रहा है? जन्म स्थान पूछ रहा है। जायस है, राजापुर है, काशी है या फिर रोनकता है। तो आप जानते हैं बच्चों, इनका जन्म जायस नगर में हुआ था। जायस जो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, और राजापुर में तो आप जानते हैं तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। रोनकता आप सूरदास को जानते हैं, सुने हैं रोनकता नामक स्थान पर। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए इनका फैक्ट, जायसी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन देखिए बच्चों, जायसी का जन्म कब हुआ था। तो बताइए बच्चों, जायसी का जन्म 1490 में हुआ था या 1492 में हुआ था, या गा नंबर का आंसर 1494 में, या फिर बच्चों घा नंबर का आंसर 1496 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों हमने डिस्कशन किया था जीवन परिचय में। जीवन परिचय हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको जायसी जी का, और उसका लिंक बच्चों इस वीडियो में प्रोवाइड भी कर देंगे आपको, उसको जाके अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि जब सुनते हैं कोई चीज किताब में पढ़कर समझना और कोई चीज एक्सप्लेन करते हुए सुनना भी, तो वो दोनों चीजों में अंतर होती है। तो इसको आप सुनिएगा अवश्य, और प्लस उसमें जो फ्लो चार्ट बना हुआ है बच्चों, जिसमें जन्म है, जन्म स्थान है, माता पिता का नाम है, काव्य ग्रंथ क्या क्या उन्होंने लिखी, उनकी भाषा कैसी थी, उनकी शैली कैसी थी, और क्या कैसे उनको शिक्षा प्राप्त हुई, क्या क्या उन्हें उपलब्धियां मिली, मृत्यु कब हो गई, और उनका साहित्य में स्थान क्या क्या है बच्चों, ये सब डिटेल उसमें बताए हैं। आप उसको सुनिए और विस्तार से एक्स्ट्रा और सारी चीजें जो लिखी हुई खूब एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाएं, उसको आप निरंतर 1 से 2 बार अवश्य सुनिएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। तो इनका जन्म जो है बच्चों 1492 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर खा, आंसर नंबर खा आपका सही है। 1492 में इनका जन्म होता है बच्चों, और वहीं पर चर्चा कर लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है बच्चों। तो 1542 में मृत्यु कब होती है। मृत्यु बच्चों मृत्यु कब होती है? 1542 में। 1492 1542, 1492 इस तरह से फोकस कीजिएगा इसी पर, 1492 और 1542। तो अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए बच्चों। अब देखिए निधन से संबंधित वही चीज पूछ लिया कि जायसी जी का निधन कब हुआ था। तो बताइए 1542, 1544, 1546 या फिर बच्चों 1548। तो अभी जस्ट जिक्र किया है आपसे, 1542 में इनका मृत्यु हो जाता है बच्चों। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जायसी जी की निम्न में से कौन सी रचना जायसी जी की है। इसका मतलब यह है बच्चों, इसमें आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट या उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं बच्चों ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आखिरी कलाम, पद्मावत में आप जानते हैं रानी नागमती का वियोग वर्णन है। अखरावट अक्षरों का कोश है बच्चों, अक्षरों का एक वृक्ष समूह है। और इस प्रकार से इनके देखिए बच्चों, इनके बारे में कुछ चीजें और दिमाग में बिठाए रहिएगा कि जब ये एक बार बादशाह जो शेरशाह सूरी जो होते हैं ना बच्चों, अकबर से पहले आते हैं, ये शासन करते हैं।
तो एक बार इनकी मुलाकात होती है, ये जाते हैं उनके दरबार में। तो वो अब चूंकि ये थोड़ा सा कुरूप होते हैं और एक आंख से ये काने भी थे, तो इनको देखकर वो शेरशाह सूरी हंसने लगे। तो इन्होंने क्या कहा बच्चों, इसको आप याद रखिएगा, मोहिका हंसेस, क्या मोहिका हंसेस की को हरही। क्या कहा जायसी जी ने कि मोहिका हंसेस की को हरही, मतलब कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो। इस पर बादशाह जो है उनसे क्षमा प्रार्थी होते हैं और फिर उनके अपने दरबार में हमेशा रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो वहां नहीं रहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह से जिक्र ऐसे होता रहेगा, तभी चीजें दिमाग में बनी रहती हैं। जायसी के पद्मावत में हीरा कौन था? देखिए क्वेश्चन बन गया, हीरामन। हीरामन कौन था बच्चों? राजा था, रानी था, तोता था या फिर ब्राह्मण था? आप जानते हैं कि हीरामन नाम का तोता था, जो सिंघल द्वीप की रानी पद्मावती ने उनको पाल रखा था, और किसी कारणवश वो उड़ गए, बहेलिए द्वारा पकड़े गए। फिर वो चित्तौड़गढ़ गए और वहां पर किसी ब्राह्मण ने खरीद लिया, और ब्राह्मण फिर जाके राजा रत्न सेन को बेच देते हैं। रत्न सेन को वो तोता बहुत ही प्रिय लगता है, तो अपने यहाँ रख लेते हैं। और एक दिन रानी, चूंकि नागमती रानी को अपनी सुंदरता पर बड़ा ही गुमान होता है, वो एक बार पूछ बैठती हैं तोते से, क्योंकि जानती हैं तोता बहुत विद्वान था, हर चीज समझता था, बोल लेता था। तो पूछ बैठती हैं कि मेरे और कोई और सुंदर है इस संसार में? तब वो तोता मन ही मन हंस कर और बताने लगता है ये सिंघल द्वीप की जो रानी है पद्मावती के बारे में। अब जब राजा सुनते हैं तो उनकी सुंदरता इतनी अधिक सुनकर वो मूर्छित हो जाते हैं, और फिर उनको ढूंढने के लिए चल देते हैं। हीरामन तोता भी वहां से चल देता है, और वहीं से नागमती का भी वर्णन जायसी जी ने लिखा भी है। तो अब आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जायसी के पद्मावत में किसके वियोग दुख का संतत वर्णन है? नागमती का, रत्नसेन का, हीरामन का, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आप जानते ही हैं नागमती के वियोग का वर्णन है पद्मावत में। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी, अरबी थी, या फिर अवधी थी? बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप बताएंगे कि जायसी की काव्य की भाषा कौन थी? तो बच्चों आप जानते हैं कि इनकी भाषा ही अवधी थी। इनकी भाषा कैसी थी? अवधी थी। आपने जीवन परिचय में पढ़ा है, देखिएगा फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? देखिए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, और ऐसा क्वेश्चन बना तो सबसे पहले आप नहीं पर टिक गोला करेंगे। क्या? नहीं पर पहले घेरा कर देंगे, उसके बाद फिर आंसर को देखेंगे। पद्मावत नहीं है, अखरावट नहीं है, कामायनी नहीं है, या फिर आखिरी कलाम नहीं है। तो आप जानते हैं बच्चों की कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना। तो अब आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से हैं? कौन सी काव्य धारा है जायसी की? प्रेम मार्गी काव्य धारा है, ज्ञान मार्गी शाखा है, या सगुण भक्ति काव्य के हैं, या फिर बच्चों ये राम भक्ति शाखा के हैं? तो आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने सगुण भक्ति काल को 2 भागों में पहले बांटा था, सगुण और निर्गुण और सगुण में। फिर निर्गुण को उन्होंने 2 भागों में और डिवाइड किया, और सगुण को भी 2 भागों में। तो 2 भागों में कौन? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कौन थे बच्चों? तो कबीर थे। कौन थे? कबीर थे। और प्रेम मार्गी में आप जानते हैं कि जायसी ही थे। और यहाँ पर सगुण में 2 शाखा थी, जो राम भक्ति आप जानते हैं तुलसीदास, और फिर कृष्ण भक्ति तो सूरदास थे। इस प्रकार से बच्चों आप अब जान गए हैं कि जायसी जो बच्चों प्रेम के माध्यम से, प्रेम के आधार पर, प्रेम का सहारा लेकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो उसे प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं। जो ज्ञान का सहारा लेके ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो वो ज्ञान मार्गी शाखा, इसमें कबीर जी थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, काग। देखिए बच्चों, काग का पर्यायवाची
पर्यायवाची है, काग का मतलब पर्यायवाची है। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द, विलोम, अ, अ, वाक्यों के लिए एक शब्द, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा और इस पर आप ध्यान दीजिएगा। एकाक्ष काग अर्थात कौवा, कौवा के एक ही आंख होता है एकाक्ष। और फिर कौवा, करट, या सभी तो आप जानते हैं कि ये सभी काग के ही पर्यायवाची हैं। वही बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पिछ ए कहो संदेशणा हे। अब कबूतर है, कौवा है, अमर है। खा नंबर अमर और कबूतर है। गा नंबर है बच्चों भरमर और काग है, मतलब पहले में क्या कहते हैं भरमर रहेगा या काब रहेगा। तो देखिए बच्चों, पिछ ए कहो संदेशणा हे भौरा हे काग, ये आपका घा नंबर सही होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चों। यही आपका अंतिम क्वेश्चन है और आपने देखा ना, इस प्रकार डिस्कशन के माध्यम से चीजें और एक्स्ट्रा चीजें हमको जानकारी में मिलती हैं। इसलिए हमको ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला निरंतर देखनी चाहिए और इसीलिए इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेंगे बच्चों। इस प्रकार जैसे मान लीजिए कि अब लेखक दे दिए, लेखक का एक तो लेखक और एक कवि का जीवन परिचय तो अनिवार्य रूप से आएगा, लेकिन अब और भी अन्य लेखक हैं तो उन सबको, या कवि हैं तो उन सबसे फिर संबंधित कोई क्वेश्चन पूछिए तो इसी प्रकार से पूछ लेंगे जैसे ये दिया हुआ है। अब एक नंबर बहुत होता है बच्चों, एक नंबर जोड़ के, और आपको पता ही है कि 2000 जो आने वाला 24 का एग्जाम है फाइनल टर्म का, उसमें आपको टोटल 100 नंबर के अंक करने हैं। पहले क्या था 30% काउंट मतलब कम हो गया था और अब फिर ऐड हो गया है, तो आपको 100 का 100 नंबर रहेगा एक पेपर। कहने का मतलब आपको 100% अब पढ़ना पड़ेगा बच्चों। पहले 30% पाठ्यक्रम डिस्काउंट हुआ था, मतलब कम हुआ था, और 70% ही पढ़ना था। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से निरंतर आप बने रहिए और आपको टिप्स देना चाहेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसी प्रकार से हम निरंतर छोटे छोटे टिप्स पढ़ाई से संबंधित, जो कि आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, और तरीका कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, मतलब किस सिस्टम से पढ़ें, चीजें हमको याद रहे। तो बच्चों आप एक सिस्टम अपना लीजिए और इसको फॉलो करके देखिए, मात्र 1 महीना ही फॉलो करके देखिए। सबसे पहला टिप्स क्या है, आप जो रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना जो पढ़ते हैं पूरे दिन में क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जितना भर एक डायरी, पतली सी डायरी, मतलब अपनी कॉपी से ही, अपनी कॉपी को ही एक पतली सी कॉपी रखिए। सारे कॉपी किताब के बीच में एक पतली कॉपी रखिए जिसको आप ऊपर से लिख दीजिए डायरी, या डेली का जो नोट्स आप क्या पढ़ते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा, सीधे टिक लगाइए। उसके बाद जब रात को सोने का समय हो तो आप उसके 1 घंटा पहले, मात्र 1 घंटा बच्चों, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन खटाखट खटाखट पटाख। जैसे आप मान लीजिए मैथ सॉल्व किए हैं, अब जिस पन्ने में सॉल्व किए हैं उस पन्ने को खोलिए, आप फटाफट ऐसे पलटते जाइए, ध्यान से इसे देखते जाइए, पलटते जाइए, हो गया मैथ हो गया। आपने हिंदी उठाया, हिंदी में आपने क्या पढ़ा, आज मैम ने पढ़ा दिया है नागमती का वियोगण व्याख्या करा दिया है, जायसी का, उसको फटाफट फटाफट आपने फ्लो चार्ट भी बना लिया, उसको ऐसे पलट लीजिए। क्वेश्चन आंसर मैम ने करा दिया, उसको वीडियो को खोलिए, फटाफट फटाफट देख लीजिए। और नहीं तो जब हम पढ़ाएं क्वेश्चन आंसर, ऐसे क्वेश्चन लिखिए, देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन लिखिए और उसी के आगे ऐसे आंसर लिख दीजिए। अब इसको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, और वहीं पर अगर कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो उसको भी ऐसे नोट करते जाइए। बच्चों लिखना पढ़ना अवश्य पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे। अब इसी प्रकार से आप रोजाना शाम को पढ़ेंगे। फिर अब आप जा रहे हैं सोने, जब सो रहे हैं तो आंख बंद कीजिए और सारे सब्जेक्ट का नाम लीजिए। हिंदी, अब हिंदी में आपके दिमाग में आंखों के सामने एक एक झलक करके आएगा, आप क्या क्या पढ़े हैं, आपने मैथ क्या क्या देखा, बस एक झलक, थोड़ा बहुत जितना भी आ जाए आ गया। फिर ऐसे अन्य अन्य सब्जेक्टों को इस तरह से करके, उसके बाद बच्चों जब संडे का डे आए तो पूरे दिन में कुछ नया अलग से मत पढ़िए, वही जो पूरे हफ्ते में पढ़े रहे बस उसी को रिवीजन करिए पूरे दिन में, जितना मैक्सिमम हो जाए, पूरा छूटे ना कोई भी। जितना पूरे हफ्ते में पढ़ा आपने रिवीजन कर लिया, किसी भी तरह से कम ज्यादा कैसे भी। आपने सवाल देखा है, सवाल लगाने के समय नहीं तो जो लगाए हैं बस उसी को देखिए, बार बार फार्मूले को बार बार देखिए। और देखिए बच्चों, जो कठिन चीजें हो, जो याद ना होते हैं, उसको एक छोटा छोटा सादा एक पन्ना होता नहीं है, एक कॉपी ले लीजिए, एक सिंपल सी कॉपी ले लीजिए जो दोनों तरफ जो एक तरफ सादा रहे
दोनों तरफ से कोई मतलब नहीं, बस उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एक पन्ना लीजिए, उसको 4 भाग 5 भाग कर लीजिए, उसमें फार्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी में जयसी जी का जन्म याद करना है आपको, थोड़ा सा उनकी क्या कहते हैं रचनाएं याद करना, जन्म मृत्यु रचनाएं। तो आपने वहीं पर ऐसे लिख दिया, जायसी जी को लिख दिया, जायसी, सिर्फ जायसी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। अब वहीं पर जन्म मृत्यु रचनाएं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो चीजें याद नहीं हो रही बस उसको अब उसको वहीं चिपका दीजिए। आप जहां बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चों, चारों तरफ ऐसे चिपका लीजिए थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करके देखिए, पूरे उस स्थान का पूरा माहौल बना दीजिए उसी तरह से पढ़ने का। अब ये सेकेंड स्टेप था बच्चों कि आप पूरे दिन का जो पूरे हफ्ते में संडे को रिवाइज करिए। अब उसी प्रकार से इसी प्रकार से आप महीने में 4 हफ्ता होता है, इस प्रकार से रिवाइज कीजिए। अब जो लास्ट बचता है महीने का 2 या 3 दिन, उसमें आप पूरे महीने का कुछ मत पढ़िए उस 2-3 दिन के बीच में, उसमें आप पूरे महीने का फटाफट फटाफट रिवीजन करके फटाफट 1 महीना ऐसा करके देख लीजिए बच्चों। आपको हर सब्जेक्ट में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, आप ही हैं जो वो कर सकते हैं। आप ठान लीजिए, क्योंकि बच्चों मान लेना हार है और ठान लेना ही जीत है। तो आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम निरंतर जारी रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके परीक्षा तक रहेंगे। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया आप और हमारे बीच निरंतर जारी रहेगी बच्चों। और क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, और जीतना है, ठान लेना है इस बार हमको हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम अंकों से सफल होना है। और सबसे पहले बच्चों, जैसे आप बैठ के पढ़ना है आपको, आप अपने स्वयं से क्वेश्चन करिए, आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं। हर डे पर डे आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करना है पढ़ने से पहले। ये मोटिवेट होके पढ़ने का, अपने अंतरात्मा को प्रेरित करके पढ़ने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है बच्चों। खुद से क्वेश्चन कीजिए, आप क्यों पढ़ेंगे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करके आपको बताएगा इस बार मुझे मैक्सिमम अंक लेके आना है। सबको दिखा देना कि मैं भी कुछ हूं, मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं मैक्सिमम समय पढ़ाई को देकर और अच्छे अंक मैं भी प्राप्त कर सकता हूं। इस तरह से बच्चों, तो आज का रहा ये हमारा टिप्स पढ़ाई का। अब ऐसे ही निरंतर हम छोटे छोटे टिप्स आपको पढ़ाई से संबंधित देते रहेंगे, मोटिवेट भी करते रहेंगे बीच बीच में। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो बच्चों आपके आंतरिक, आपकी आत्मा है, आप स्वयं है सबसे बड़े मोटिवेशन। आप स्वयं से क्वेश्चन हमेशा करिए, क्योंकि जो बच्चों हमारा मन होता है ना, हमेशा हर प्रतिपल बदलता रहता है। कभी निराश हो जाता है, कभी किसी और को देखता है कि वो अच्छा पढ़ लेते समझ लेते तो और उदास हो जाता है। हर पल बदलता रहता है, इसलिए हमको हर पल मोटिवेट होकर पढ़ना चाहिए। तो अब इन वाक्यों के साथ ये वीडियो आज समाप्त करते हैं बच्चों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अन्य लेक्चर के साथ। जय हिंद बच्चों।